समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी रिवीजन श्रृंखला की 10वीं जो क्लास है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। ये हमारी पॉलिटी की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसी की अगली कड़ी है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न लिए हैं और कुछ प्रश्न जो है हमारे राष्ट्रपति से संबंधित हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में किस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में किस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। किस प्रकार का प्रस्ताव। ऑप्शन आपका कह रहा है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, कुल सदस्यता का 3/4 बहुमत। ये आपसे पूछा गया है। इसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको बताया गया है। तो इसके लिए साधारण बहुमत भी नहीं होता है, विशेष बहुमत भी नहीं होता है, 3/4 तो कतई नहीं। जो बात है वो कुल सदस्य सत्ता का 2/3। ठीक है, 2/3 ये है। ये जो आपका आर्टिकल 67B है उसमें कहा गया है, तो उसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अगर कोई संकल्प लाया जाता है तो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको पारित होना चाहिए, जिससे कि लोकसभा सहमत हो। लोकसभा को भी सहमत होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं जो उपराष्ट्रपति होता है वो सत्ता वर्ग का कोई ना कोई नेता होता है जो सभापति बनता है। तो लोकसभा से इसलिए कहा गया क्योंकि लोकसभा अगर सहमत नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, और लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है तो उसको हटाना कठिन हो जाता है, लेकिन दिया यही गया है। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष संकल्प पारित किया जाता है। इसमें कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। पारित होने का मतलब ये है कि जब ये प्रस्ताव वहाँ राज्यसभा से होकर के लोकसभा में जाए तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भी जो है इसको बहुमत से पारित करें, प्रदान करें, तभी ये चीज़ लागू हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रहा राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। बी कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान करता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान का निर्णय कर सकता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में आसन व्यवस्था का निर्धारण कर सकता है। ये आपसे पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है ये। इस तरीके के प्रश्नों पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि खासकर जो कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न होते हैं जिसमें लगता है कि सारे ऑप्शन सही से लगते हैं, वहाँ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ है। तो इसमें देखिए जो मतदान करने वाला होता है वो आपको पता है, यही ऑप्शन निकलेगा। तो बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाता है। कौन सा सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं थोड़ी सी। तो व्याख्या इसमें से कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। विभाजन का निर्णय कर सकता है, ठीक है। वह शासन व्यवस्था का भी निर्धारण करा सकता है, बैठक की व्यवस्था भी देख सकता है, लेकिन सामान्यतः मतदान नहीं कर सामान्यतः वह मतदान नहीं करेगा, प्रथमतः मतदान नहीं करेगा, लेकिन मत बराबर होने की दशा में जो कास्टिंग वोट होता है, निर्णायक वोट होता है, उसको वो डाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किस आधार पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की जो परिस्थितियाँ हैं आपने पता है, 123 में अध्यादेश है, तो वो अध्यादेश कैसे जारी किया जाएगा उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जब लोकसभा में बहुमत ना हो। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। तीसरा आपसे कह रहा है जब उच्चतम न्यायालय का आदेश, और डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आप देखिएगा। ए ऑप्शन जब लोकसभा में बहुमत ना हो, बी जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, सी जब उच्चतम न्यायालय का आदेश हो, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए इसको आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। इसमें कहा ही गया है कि उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो
तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा आभास हो जाता है कि ऐसी कोई समस्या विद्यमान है कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता है, तो अध्यादेश वो जारी कर सकता है। यही बात आर्टिकल में लिखी गई है 123 में। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है, संसद के अगले सत्र के प्रारंभ में पेश किया जाता है। यदि इसे अनुमोदन नहीं मिलता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अध्यादेश जारी करने का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में त्वरित निर्णय लेना होता है। ठीक है, तो जो आपका अध्यादेश है इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो है 6 सप्ताह। लेकिन 6 सप्ताह इसलिए कहा गया है, तो टोटल अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि एक अध्यादेश कितने समय तक अधिकतम रह सकता है, तो अधिकतम, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के बीच में जो गैप होता है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 माह और 6 सप्ताह अगर आप जोड़ लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा लगभग 7 महीने 15 दिन। तो अधिकतम अवधि यही हो जाती है। तो 6 सप्ताह उसमें दिया गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें से आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल से प्रश्न आ गया है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन कह रहा है 356, सी ऑप्शन कह रहा है 360, डी ऑप्शन कह रहा है 361। अच्छा प्रश्न है ये तो कई बार परीक्षाओं में आता है, छोटी परीक्षाओं में तो कई बार आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, 352 इसमें कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब की जाती है जब बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति का खतरा होता है। तब जो है उसको ये अधिकार मिल जाता है कि भारत के किसी एक क्षेत्र में या पूरे देश में उनको जैसा भी लगे तो वहाँ पर इस तरीके से वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है इसको अनुमोदन किया जाता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, वो इस तरीके को वो कर सकते हैं। इसको कहा जाता है आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने पर कितने समय के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। आसान प्रश्न है ये। इसमें कहा गया है कि जो नए का चुनाव है कम से कम 6 माह के अंदर, हमेशा ये 6 माह कहा गया है, 6 माह के भीतर जो है चुन लिया जाना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, 6 मंथ। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने पर नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर किया जाना चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 62 में कहा गया है। जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण खाली हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाना अनिवार्य है। और इस दौरान जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की सामरिक शक्तियां उल्लिखित हैं। सामरिक शक्तियां मतलब उसकी सैनिक शक्तियों की बात कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत। तो इसमें कहा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। अच्छा प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाया इसने कि किसमें सामरिक शक्तियां हैं। सामरिक शक्तियों की बात की जा रही है कि जिसमें उसकी सैनिक शक्तियां निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53। 53 में कहा गया है कि वो सर्वोच्च कमांडर होता है सेनाओं का। राष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कहीं ना कहीं आपको 53 में भी मिलती हैं, सैनिक शक्तियां जो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 53 हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की सामरिक शक्तियां अनुच्छेद 53 के तहत उल्लिखित हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघ की कार्यकारी शक्ति सौंपता है और यह शक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से उसके द्वारा निर्वाचित अधिकारियों के माध्यम से ये शक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सामरिक शक्तियों में रक्षा, विदेशी मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होते हैं। आपको पता है कि वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। सारे सेना अध्यक्षों की नियुक्ति उसके माध्यम से की जाती है और संघ के सारे क्रियाकलाप जो होते हैं, सारे टेंडर वगैरह जो होते हैं, जितने भी टेंडर आप देखेंगे, रेलवे का टेंडर देखेंगे या किसी इस तरीके का टेंडर आप देखेंगे, तो राष्ट्रपति के नाम से वो जारी किए जाते हैं, क्योंकि संघ के सारे क्रियाकलाप राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये आर्टिकल 53 में आपको कहा गया है। चलिए हमारा 7वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है, राष्ट्रपति के वित्तीय विधेयक पर हस्ताक्षर के बिना उसे संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। थोड़ा सा आर्टिकल वाले प्रश्न यहाँ आपको वन लाइनर मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं।
आज हमने कथन कारण वाले प्रश्नों को बहुत नहीं लिया है, क्योंकि कथन कारण वाले प्रश्न लगातार अभी तक चल ही रहे थे। तो इसका ऑप्शन आपसे कह रहा है अनुच्छेद 109, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 110, सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 111, डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 112। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। कह रहा है कि वित्तीय विधेयक पर हस्ताक्षर के बिना उसे संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो प्रावधान आपका 110 में है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110, ये इसमें कहा गया है। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है? वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना उसे संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है। वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये मुख्य बातें हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की बात इसमें की जा रही है। कह रहा है विधेयक पर हस्ताक्षर करना, बी कह रहा है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सी कह रहा है न्यायाधीशों की नियुक्ति, डी कह रहा है माफी देना। इसको आपको ध्यान में देना है। तो इस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जब तक नियुक्ति नहीं होगी तभी ये सारे काम होंगे बाकी जो दिए हुए हैं। जब मंत्रिपरिषद बन जाएगी तो विधेयक पर हस्ताक्षर होगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, सारी चीजें होंगी। बिना मंत्रिपरिषद के कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और हमेशा होगी। बिना मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति नहीं हो सकता। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियों में ऐसी विवेकाधीन शक्तियां उसको दी गई हैं, लेकिन साधारण परिस्थितियों में वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ पे इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति कार्यकारी शक्तियों को संचालित करने में महत्वपूर्ण होती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपनी सलाह नहीं देता है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहाँ पे लगातार क्विज चल रही है। डेली का क्विज हम लोग 100-150 क्विज आपको इस समय परीक्षा ओरिएंटेड आपको मिल रही है। ये पीडीएफ जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, या अन्य पीडीएफ जो यहाँ पे हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रहा है, वो सारी पीडीएफ के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हमारी जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम पे, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। पीसीएस परीक्षा तक एग्जाम ओरिएंटेड सारे पीडीएफ, सारे एडिटोरियल, डेली न्यूज़ और परीक्षा ओरिएंटेड तमाम बातें जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही हैं। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम से तो आप जरूर ही जुड़ें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस, उससे आप लोग जरूर जुड़िए। उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ताकि आने वाले आपके सभी नोटिफिकेशन जो हमारे हैं वो आपको मिल सकें जल्द ही। एक जो हमारा संदीप मिश्रा सर जो चला रहे थे करंट की सीरीज पीसीएस परीक्षा के लिए, वो हमारी जल्द से जल्द आ रही है। संभवतः कल परसों में हमारी सीरीज आने लगेगी। तो पीसीएस परीक्षा के ठीक पहले जो हमारी सीरीज है करंट की, वो आपको मिलेगी, उसको देखना ना भूलिएगा। संदीप सर उसको लेके बहुत जल्द आ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, इसको भी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक है @समृद्धि-IAS1, @समृद्धि-IAS1। यहाँ से जा करके आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। चलिए, नवा प्रश्न हमने लिया है, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कितने प्रकार के विकल्प होते हैं? इसमें विकल्पों की बात कर दी गई है। कितने विकल्प होते हैं किसी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए? तो ये 3 विकल्प होते हैं उसको, है ना। 3 विकल्प होते हैं उसको, 3 विकल्प कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देखते हैं कैसे 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। विधेयक को मंजूरी दे दे, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे कि भैया एक बार ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, इस पर एक बार आप लोग देख लो। लेकिन दोबारा अगर उसी रूप में भेज दिया जाएगा तो पारित करना उनकी मजबूरी है। लेकिन विधेयक पर अपना निर्णय सुरक्षित रखना और कोई भी निर्णय ना लेना, बिल्कुल रख ले अपने पास, निर्णय ही लाने,
ठीक है, जिसको आप लोग पॉकेट वीटो कहते हैं कि राष्ट्रपति के पॉकेट में पड़ा हुआ है, निर्णय नहीं हो रहा है। तो ये 3 परिस्थितियां उनके पास होती हैं किसी भी विधेयक के लिए। यह प्रावधान अनुच्छेद 111 में उल्लिखित है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं और संसद इसे फिर से पास कर देती है तो इसे मंजूरी देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए, हमेशा की तरह। ए ऑप्शन कह रहा, उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। डी ऑप्शन कह रहा, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें से बताइए कौन सा सही नहीं है। अच्छा प्रश्न है ये। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। निर्वाचित भाग तो लेते हैं लेकिन निर्वाचित और मनोनीत इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बाकी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ये भी सही है, 66 भी सही है, निर्वाचन आयोग आयोजित ही करता है, ये आपको पता है। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कहा जा रहा है? उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। केवल लोकसभा ना कि निर्वाचित सदस्य, तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, है ना। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली वही होता है, गुप्त मतदान के द्वारा और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है और यह चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना 11वां प्रश्न लेते हैं हम। इसमें से कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपसे कहे गए हैं, 4 कथन हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन आपका कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बी कह रहा है राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन आपको कह रहा है उपराष्ट्रपति के चयन में संघ राज्य विधायकों की भूमिका नहीं होती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप IMP लिखिए, अच्छा प्रश्न है ये, इसको बताने का भी प्रयास आप लोग करें कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। 1 2 4 सही है आपका, 1 2 4 सही है ना। 1 2 4 सही है, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव उसके लिए प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग जैसी चीज उपराष्ट्रपति के लिए प्रयोग नहीं है, यह शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है ना। तो इसलिए चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अपने पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। महाभियोग प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, उसे विशेष संकल्प पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे लोकसभा के सदस्य सहमत हों। तो इसीलिए और संघ राज्य विधायिकाओं की भूमिका नहीं होती है। तो इस तरीके से हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन कह रहा है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। बी कह रहा है जब राष्ट्रपति अस्वस्थ हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सके। सी कह रहा है जब राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर हो। डी कह रहा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है इसमें से, ठीक। तो इसमें से डी हो जाएगा, मृत्यु पदता या पद से हटाए जाने की दशा में, कहा ही है, ठीक है। पता चला राष्ट्रपति विदेश यात्रा पे गए, वहीं रह गए, आए ही नहीं, किसी देश ने किडनैप कर लिया तब। तो इसीलिए ऐसी दशा के लिए उपराष्ट्रपति को रखा गया है। भाई दुश्मन देश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की आवश्यकता तब होती है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, अस्वस्थ हो, जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते, विदेश यात्रा पर भी हो। अनुच्छेद 65 के तहत जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करना होता है। शब्द ही कहा गया है मृत्यु पदता या पद से हटाए जाने की दशा में। 13 ऑप्शन आपसे कह रहा है, 13वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से नहीं पूछा है, सही पूछा है।
4 कथन आपके दिए हुए हैं, इसको ध्यान से दीजिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा चुना जा सकता है। तीसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो तुरंत राष्ट्रपति बन जाते हैं। चौथा कह रहा है उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 सही है, बी कह रहा है 1 2 4 सही है, सी कह रहा है 1 2 3 4 सही है, डी कह रहा है इसमें कोई सही नहीं है। इसको बताइए आप लोग। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 2 4 सही है। ठीक है, 1 2 4 सही है। और ये जो तुरंत राष्ट्रपति बन जाते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना है, ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है। तो कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होता है, अपने कार्यकाल के बाद पुनः चुने जा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो है अपने उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के तुरंत बाद राष्ट्रपति नहीं बनता है और अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने इस्तीफे की पेशकश वो कर सकते हैं, इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए 14वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणी मत वोट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? क्या समझते हैं आप लोग एकल संक्रमणी मत? ए ऑप्शन कह रहा है हर मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। बी कह रहा है मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वरीयता दे सकते हैं। सी कह रहा है किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता वोटों से पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो दूसरी वरीयता वोटों की गिनती की जाती है। डी कह रहा है उपयुक्त सभी। सही है इसमें से? तो यही है, ये डी सब सही है। हर मतदाता को एक वोट देता है, अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वरीयता देते हैं और प्रथम वरीयता वोटों से अगर बहुमत नहीं मिलता दूसरी वरीयता वोटों की गिनती की जाती है। यही एकल संक्रमणी मत है या प्रत्यक्ष प्रणाली है। ठीक है, और गुप्त मतदान इसी को कहते हैं। एकल संक्रमणी मत की बात जो कही गई है ये यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि एकल संक्रमणी मत वोट प्रणाली के द्वारा हर मतदाता को एक वोट देने का अधिकार होता है, अपने पसंद के अनुसार वरीयता दे सकते हैं। किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता दूसरी वरीयता की वोटों की गिनती की जाती है। इससे चुनाव में निष्पक्षता और समानता बनी रहती है। चलिए 15वां प्रश्न हम लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति के योग्यता के कारणों में शामिल नहीं है? इसमें नहीं की बात की जा रही है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति के समक्ष किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपहार प्राप्त करना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद का सदस्य नहीं होना। सी कह रहा है किसी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न होना। डी कह रहा है अपने पद का दुरुपयोग करना। तो योग्यता के कारणों में शामिल नहीं है ये पूछा है, तो ये है आपका अनुच्छेद 102 के तहत संसद का सदस्य नहीं होना। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति को एक घोषित करने के कारणों में राष्ट्रपति के समक्ष किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपहार प्राप्त करना, किसी व्यापार व्यवसाय में संलग्न होना, अपने पद का दुरुपयोग करना शामिल है। हालांकि 102 के तहत उपराष्ट्रपति को संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और वे निर्वाचित सदस्यों में से नहीं हो सकते। ये हो गया। तो ये आज के आप 15 प्रश्न हो गए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है @समृद्धि IAS 1। इसके आगे आप लगा लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। इससे आप लोग ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विज मिलती है डेली की। डेली के करंट अफेयर्स मिलते हैं, डेली के एडिटोरियल मिलते हैं, डेली के न्यूज़पेपर मिलते हैं और ये सारी PDF जो यहाँ पढ़ाई जा रही है रिवीजन श्रृंखला की, वो सारी PDF वहाँ आपको मिल जाती है बिल्कुल निःशुल्क। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। हमारे YouTube चैनल को भी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में जाके अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर बताइए। आपको श्रृंखला कैसी लग रही है उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल सके। आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम अपनी नई श्रृंखला के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।